हाँ बताओ। पर अभी केमिकल बॉन्डिंग होगा चालू या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर? नहीं, अब देखो यहाँ पे जो हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, तो केमिकल बॉन्डिंग इतना 11 12 में रहता है डिटेल में। मेनली जो तुम्हारा कार्बन इट्स कंपाउंड्स का पार्ट है इसमें यहाँ पे, तो उसमें मैक्सिमम तुम्हें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दैट मींस ऑर्गेनिक का पार्ट है। और उसमें केमिकल बॉन्डिंग में जो हम लोगों को पढ़ना है 10th के लेवल में वहाँ पे तो अलग हम लोग देखेंगे। बट पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे उसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, क्योंकि तुम्हारा अगर एग्जाम वगैरह होता है उसमें तो इस चैप्टर में मेनली जो दिया गया ऑर्गेनिक ज्यादा दिया गया है। और केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर होता है फिर वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। तो तुम्हारे 10th के बुकलेट में वो कमी दिया गया है, दैट मीन्स नोमेनक्लेचर, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम या उसका कुछ रिएक्शन, वो सब इस चैप्टर में आ जाता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक का जो पार्ट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसको स्टार्ट करेंगे। फिर ये सेमी चैप्टर है, एक ही जैसा रहता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग देखेंगे। देन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पे आएंगे। बट केमिकल बॉन्डिंग का कुछ पार्ट हम लोग इस चैप्टर में भी कवर कवर करेंगे, स्पेशली जो कार्बन का बॉन्डिंग होता है। कार्बन का बॉन्डिंग दैट मीन्स कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दैट मीन्स कार्बन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, कितने टाइप का बॉन्ड बना सकता है कार्बन। तो कार्बन का बॉन्डिंग हम लोग इसी चैप्टर में ऑर्गेनिज्म में कवर कर लेंगे। बाकी कार्बन के अलावा जो भी कंपाउंड्स का बॉन्डिंग होता है तो फिर अलग चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। आई थिंक उसका भी बुकलेट मिल गया होगा तुम लोगों को। तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड देन फिर केमिकल बॉन्डिंग फिर आएंगे। क्लियर है यहाँ पे? और किसी का कुछ डाउट हो पूछना हो सकता नहीं तो फिर हम लोग चैप्टर पे आते हैं बाकी धीरे धीरे। और अभी कुछ मैं अभी पटना में हूँ, मैं अभी था नासिक में ही, मैं एक सप्ताह पहले आया हूँ। बाकी ये बोर्ड पे भी क्लास होगा। इवन हो सकता है कि मैं जब नासिक में हूँ एक हफ्ते के बाद तो ऑफलाइन ही हो जाए तो फिर ऑफलाइन ही चलेगा। बट अगर ऑफलाइन नहीं भी होता है तो फिर क्लासरूम जैसा स्वप्निल सर या पाठक सर बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं तो बोर्ड पे ही मतलब मैं भी क्लास दूंगा वहाँ पे। तो ठीक है, अभी तो पेन टाइप पे ही रहेगा यहाँ पे। बाकी इसमें पिक्चर रहेगा तो उसमें फिर वैसा कोई दिक्कत जाएगा नहीं यहाँ पे। तो चलो ठीक है, हम लोग जो चैप्टर है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट मीन्स 10th की बात करूँ तो कार्बन कंपाउंड, और 11th में वही चैप्टर का नेम हो जाता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो चैप्टर का जो नेम डालोगे, हेडिंग डालोगे, इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये, तो अभी हम लोग 10th के अकॉर्डिंग ही डालते हैं तो इसमें दोनों नाम डाल सकते हो चैप्टर का यहाँ पे। तो चैप्टर का जो नेम होगा इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और ये जब हम 11th की बात करें तो ये चैप्टर क्या हो जाता है तुम्हारा इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और मेनली जो लोग बुकलेट सॉल्व करेंगे यहाँ पे तुम लोगों को मैक्सिमम जैसे स्वप्निल सर कराए होंगे, तो मेनली जेई वाला जो पार्ट है दैट मीन्स जो भी 11th का बुकलेट तुम लोगों को मिला होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे वहाँ पे। बाकी फिर लास्ट में जो भी तुम्हारा एनटीएससी वगैरह का कुछ बुकलेट है उसको भी हम लोग देख लेंगे। बट उतना करने बाद वो बुकलेट खुद से कर पाओगे या फिर एक बार हम लोग देख लेंगे उसके भी डाउट्स वहाँ पे एनटीएससी पे। बट मेनली हम लोग जेई एंड नीट का जो है 11th का पार्ट है उसी पे फोकस करेंगे, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। मैं दोनों नेम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हारा जो बुकलेट है 11th में वो इस नाम से होगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो देखते हैं कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर तो जो ऑर्गेनिक का पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें एक वर्ड आता है यहाँ पे। हम लोग बिल्कुल बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो सबसे फर्स्ट जो वर्ड है तुम्हारा, क्योंकि कुछ लोग बता भी रहे थे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 पार्ट था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है तो एक्सप्लेन कर सकता हो इसमें ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग? एनीवन? सर जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। सही है। रियल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ में सुनते होगे कि ऑर्गेनिक फूड इस टाइप से ऐसा कुछ
बाकी तुम्हारा सही है वो भी, बट ऑर्गेनिक की बात करो मतलब रियल लाइफ में, तो ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है डेली लाइफ? सब्सटेंस। लिविंग सब्सटेंस, और सही है वो भी सही है। पढ़े भी होगे बायो में ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग, तो ठीक है, सब लोगों का सही है। इसका जो ऑर्गेनिक का वर्ड वर्ड का मीनिंग है वो कहीं ना कहीं लिविंग सब्सटेंस से आता है यहाँ पे, इसमें पॉइंट बस नोट कर लेते हैं कि रिलेटेड टू और derived from living entities, the living matter entity। तो डायरेक्टली लिविंग मैटर आ रहा हो, उससे डेराइव हो रहा है या उससे रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं अगर उससे रिलेटेड आ रहा है लिविंग एंटिटीज से या उससे डेराइव हो रहा हो, उसी को क्या बोल पाता हूँ मैं, ऑर्गेनिक। अब यहाँ पे देखने की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देखिए अभी तक तो 10th में क्या है, उसका एक ही चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जब 11th में आता है उसमें उसमें एक इसका एक अलग ही ब्रांच हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग थोड़ा हिस्ट्री देख लें 5 मिनट्स में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुआ था वहां पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग हिस्ट्री बात करें यहाँ पे, स्क्रीन तो सबको प्रॉपर विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है। और प्रॉपर एक चीज मैं कुछ और जनरल बातें कर लो यहाँ पे, तो क्लास जब भी अटेंड कर दो तो प्रॉपर इंटरेक्शन हो क्लास में, जो कि तुम्हें भी लगे कि और टीचर्स को भी लगे कि बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। एक चीज ये ध्यान रखोगे, और इंटरेक्शन रहेगा तो जितना भी डाउट हो तुम्हारे मन में वो पूछना है, और जब भी मैं कुछ पूछूं उसका अगर पता है चीजों को रिप्लाई करना है वहां पे, चाहे चैट बॉक्स में चाहे अनम्यूट करके, जैसे भी पॉसिबल हो। तो ठीक है, तो यहाँ से लिखना भी शुरू करो। यहाँ पे है तो चैप्टर है अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू 11th और 10th में, तो ये चैप्टर है ही। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है, इसका कोई हिस्ट्री हम लोग 5 मिनट में देखा यहाँ पे कि स्टार्ट कैसे हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा ये। इन 1785 सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे इसमें एक लेवोजियर। जो लेवोजियर साइंटिस्ट थे, इसने जो भी सब्सटेंस था, लेवोजियर classified the substance into two parts, classified the substance into two parts। जो साइंटिस्ट थे लेवोजियर, जो भी सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, किस बेसिस पे डिवाइड किया था वो भी चेक करता हूँ, वो यहाँ पे है। तो फर्स्ट है इसमें which are synthesized by living organism in bracket animals, plants, etc. are called, which are synthesized by living organism are called organic compounds। Organic compounds। और इसका जस्ट अपोजिट which are synthesized by which are synthesized by which are synthesized by non-living organism, non-living organism in bracket minerals, ores, etc. are called inorganic compounds। Inorganic compounds। क्लियर है यहाँ पे है?
तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे इन 1785 में, लेवोजियर, उसने पूरे सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया। किस बेसिस पे? which are synthesized by living organism like animals, plants, etc. उनको बोल दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड which are synthesized by non living organism like minerals, ores, उसको क्या बोल दिया गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके आगे जो साइंटिस्ट थे लेवोजियस ने कुछ नहीं बताया था यहाँ पे। उसका फिर एक साइंटिस्ट आए थे 1815 में, बर्जिलियस, उसने अलग थ्योरी दिया था, उसको देखेंगे। यहाँ तक कॉपी भी करते जाओ साथ में। सर हाँ बताओ। सर वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब? लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने ब्रैकेट में लिख भी रखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स एनिमल्स, प्लांट्स, उसको क्या बोलेंगे? वो एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नॉन लिविंग का मतलब क्या है? जो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग, मिनरल्स, ओर्स, ये किस कैटेगरी में आ जा रहा है? नॉन लिविंग में। सर तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ? ऑर्गेनिज्म वर्ड हम लोग जनरली यहाँ पे, वैसे तो बायो वाले सर एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म वर्ड है यहाँ पे हम लोग इन जनरल बोल लेते हैं नॉन लिविंग। दैट मीन्स वो, यहाँ पे बोल सकते हो जो मिनरल्स ओर्स है, तो नॉन लिविंग है तो उसको हम लोग टर्म यूज कर लेते हैं वहाँ पे। बाकी मीनिंग क्लियर, मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है कि मिनरल्स ओर्स अगर आ रहा है वहाँ पे, तो उससे अगर कोई सिंथेसाइज हो रहा है वो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको ऑर्गेनिज्म वर्ड नहीं देना, सिंपली लोग विच आर सिंथेसाइज्ड बाय नॉन लिविंग एंटिटीज, इस टाइप से वर्ड यूज कर सकते हो, मिनरल्स को। बट यहाँ पे जब लिखते हैं हम लोग इस टाइप से, हम लोग तो यहाँ पे लिख पाते हैं, इसको हटा करके लिखना है इंटिटीज लिख लो यहाँ पे, या नॉन लिविंग सब्सटेंस कुछ भी मेंशन कर लो वहाँ पे। चलो इसको कॉपी करो, यहाँ पे है। बाकी समझ हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, बस ये वर्ड यूज कर लिया था, बाकी उसका मीनिंग क्लियर हो, किसका मीनिंग क्या है यहाँ पे। ये सबसे स्टार्टिंग का थ्योरी दिया गया जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट हो रहा था, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। कॉपी कर ले तो सिंपली अनम्यूट करके बता भी सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो, डन सर, इस टाइप से कुछ भी जब भी पूछा जाए। हो गया सर। तो ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट थ्योरी था इसमें 1815 में एक साइंटिस्ट और आए थे, बर्जिलियस। इन 1815, आई थिंक राइटिंग सबको क्लियरली पता चल रहा है कि क्या लिखना है, इस टाइप से है। फिर भी कहीं कंफ्यूजन अगर होता है तुरंत पूछोगे सर वहां पे क्या लिखा गया है। इन 1815 एक साइंटिस्ट और आए थे, बर्जिलियस। इसने एक थ्योरी दिया था यहाँ पे, बर्जिलियस ने, जिसको कि इसका नेम जो आगे जाके बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ था, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बर्जिलियस ने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं कर सकते। का स्टेटमेंट क्या था? नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड
no any organic compounds are synthesized directly or indirectly. Directly or indirectly. तो इसने वाइटल फोर्स थ्योरी जो दिया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो फिर ये मिलेगा कहाँ पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो इसने बताया जो भी लिविंग एंटिटीज है उसमें ये चीजें पाया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक रेड एंड। तो अगर पढ़े होगे 9th में, तो रेड एंट में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, कौन सा कंपाउंड होता है? एनीवन टू Formic से? acid. Formic acid. सही है, बिल्कुल। रेड एंट में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है? फॉर्मिक एसिड। तो बर्जलिस ने जो थ्योरी दिया था इसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बट जो कुछ लिविंग एंटिटीज है उसमें से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली पाया जाता है वहां पे। तो रेड एंट में क्या रहता है? फॉर्मिक एसिड। इसके बगल में इसका फार्मूला भी लिख लोगे फॉर्मिक एसिड का, वो क्या होता है? H। इसको हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे कैसे करते हैं इसका, बट अभी साइड में लिख लोगे HC डबल बॉन्ड OH, इसी को क्या बोलते हैं लोग? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें यहाँ पे मिल्क। मिल्क में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? Lactic acid. Lactic. सही है, बिल्कुल सब लोगों का। वो क्या रहता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड का बस स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेना, बाकी इसका आगे डिटेल कैसे आता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी तक इतना पता है कि मिल्क में क्या होता है? लैक्टिक एसिड, इतना याद रखना है। और इसका स्ट्रक्चर बस साइड में दिखा लोगे, COOH CHOH CH3, ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें एप्पल। एप्पल में क्या होता है? कौन सा एसिड? Malic acid. Malic acid. सही है, बिल्कुल। ये क्या रहता है? मैलिक एसिड। अब इसका भी बस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे, मैं नीचे ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर मैलिक एसिड का। C डबल बॉन्ड OH CHOH CH2 COH। इसको कॉपी करो यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं इसमें। तो जो थ्योरी दिया था बर्जेस ने, इसने बस इतना बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पाया जाए किसी भी लिविंग एंटिटीज में उसको हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बट आगे जाकर के और भी साइंटिस्ट आए थे जिसने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज भी करके बताओ, और अभी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल है। कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। इसी में कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे है, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इसमें इसी का एग्जांपल है ये। देखिए लेमन है, लेमन में कौन सा एसिड होता है? Citric acid. Citric acid. साइट्रिक एसिड। सही है, बिल्कुल। अब इसका भी स्ट्रक्चर देख लेना यहाँ पे कि साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या रहता है। CH2 C डबल COH। इसका हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, चैप्टर का नेम ही IUPAC नोमेनक्लेचर। बस यहाँ पे बस नेम याद रखना कि किस कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस लिविंग एंटिटीज में रहता है। यहाँ पे ये क्या रहेगा? CH2 COH COH OH CH2 COH। ये तुम्हारा साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। और इसको रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस इसको नोट डाउन कर लोगे, जब आगे पढ़ेंगे तो ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी, इसका और भी क्या नेम रहेगा।
नेम कैसे आता है इसका? और एक इसमें लास्ट में यूरिन, इसमें क्या रहता है यहाँ पे? यूरिया, और इसका स्ट्रक्चर NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, इसको कि ध्यान रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्टली भी आ जाता है 10th बोर्ड में। ग्रेड एंड में कौन सा एसिड रहता है? मिल्क में लैक्टिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, यूरिन में यूरिया, और इसका ये स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर 10th में तो बहुत ज्यादा इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता, बट 11th में स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना रहेगा तुम्हें। तो ठीक है, ये तुम लोग देख रहे थे बेरिलियस के अकॉर्डिंग इसका जो थ्योरी था, उसको कॉपी करो। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए थे 1828 में, वॉलर। उसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करके बताया था वहां पे, जबकि 1815 तक, तो 1828 से पहले पता ही नहीं था कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर चुके हो गए। इन 1828 तो ठीक है, इन 1828 एक साइंटिस्ट आए थे, इसमें वोलर। अब इसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करके बताया था यहाँ पे। इसमें जो रिएक्शन कराया था, इसमें यहाँ पे NH4 ट्वाइस SO4 प्लस KCNO, और जो कोड बन रहा था यहाँ पे है NH4 CNO प्लस K2SO4। अब यहाँ पे तुम्हें देखना है इस केस में, एक मिनट में कंप्लीट कर लूँ रिएक्शन को। और इसको जब फर्दर हीट किया गया यहाँ पे है, इसमें जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा था H2N C डबल बॉन्ड O NH2। इस कंपाउंड का नेम क्या है फर्स्ट वाले का? इस कंपाउंड का नेम NH4 ट्वाइस SO4 anyone? Ammonium sulfate. अमोनियम सल्फेट। बाकी अगर पढ़ चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसको। बट ये नेम यहाँ पे हम लोग इसकी नेम की बात नहीं करें, बस ये नोट कर लो, ये क्या होता है? अमोनियम सल्फेट। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे किया जाता है तो अलग चैप्टर होता है यहाँ पे। ये क्या? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। KCNO, उसको बोलते हैं हम लोग पोटासियम साइनेट, पोटासियम साइनेट। अब NH4CNO, इसका नेम क्या आ जाएगा? अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। और K2SO4 पोटासियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट। अब देखो रिएक्शन को अगर बैलेंस करो इसमें, तो रिएक्शन में जब बैलेंस करोगे रिएक्शन को, ऐड करोगे यहाँ पे NH4 ट्वाइस SO4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पोटासियम 2 आ गया, K2 CNO NH4 ट्वाइस, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या यहाँ पे? बैलेंस आ रहा है बच्चे? तो ठीक है। अब जो यहाँ पे अमोनियम साइनेट है, इस रिएक्शन में जो अमोनियम साइनेट है, जो प्रोडक्ट बना, इसको जब फर्दर हीट किया गया यहाँ पे, ये क्या फॉर्म हो रहा था? H2N C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 बाकी ये भी दो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे जो यूरिया आ रहा है, यूरिया को ही बोला जाता है फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। नीचे लिख भी लोगे, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में NTSC में, फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड।
कौन सा? तो उसमें तुम्हें याद रखना कि यूरिया को ही क्या बोला गया है, फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या था? यूरिया, जो कि लेबोरेटरी में इसको सिंथेसाइज किया गया। ये तुम लोग देख रहे थे हिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा, ऐसा नहीं कि इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ सौनक बताओ, कुछ डाउट? सर वहाँ पे 2NH4 CNO के जो स्ट्रक्चर है नीचे यूरिया का, उसके अंदर 4 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन है, और ऊपर तो 8 हाइड्रोजन बन रहा है। नहीं, तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन आ रहा है ना, तो उसे मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर भी किया है। सिर्फ इस पार्ट को देखो तुम, यहाँ पे इस पार्ट में क्या आ रहा है तुम्हारा, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन कितना आ गया? CN, एक नाइट्रोजन यहाँ पे और एक नाइट्रोजन यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड O, और 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, तो वही तो यहाँ पर भी आ रहा है NH2, और बाकी यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। क्लियर है अब? हाँ सर। चलो ठीक है। ये हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे यहाँ पे, बट यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, रिएक्शन को भी ध्यान रखना चाहिए। और यूरिया को ही फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला गया, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो। और इसके बाद तो बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया गया, इसका एक अलग ही ब्रांच हो गया इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ पे हम लोग आगे जो हम लोग पढ़ना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है, उसको लोग अलग से भी डिफाइन करें। यहाँ पे एक पॉइंट और भी नोट कर लोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is a part of experimental science, is a part of experimental science, experimental science which deals with hydrocarbon and derivatives of hydrocarbon and derivatives of hydrocarbon। सो इसको भी नोट करो, समझते हैं इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस। आई थिंक कहीं भी राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर भी कहीं पर भी आता है तुरंत पूछ सकते हो वहां पर। अब इसमें देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ये तो पता ही है, पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस व्हिच डील्स विद हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है, कौन बताओगे? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। बिल्कुल सही है, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे नीचे लिख भी सकते हो कि कंपाउंड्स कंटेनिंग शॉर्ट में यहाँ पे कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक मिनट, कुछ पावर कट का प्रॉब्लम है तो शायद अभी फेस नहीं दिख पाएगा, बट ठीक है, वॉइस प्रॉपर आएगा और राइटिंग प्रॉपर दिखेगा। यहाँ पे लाइट आता है 5-10 मिनट्स के बाद, फिर फेस भी दिखेगा प्रॉपर। कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? हाइड्रोकार्बन। और इसमें एक टर्म आ रहा है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये तो नेम से क्लियर था, हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो जहां कहीं भी हाइड्रोकार्बन टर्म्स आता है तो उस कंपाउंड्स में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन के अलावे, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावे भी कुछ एटम प्रेजेंट हो उसमें वहां पे, दैट मीन्स
कार्बन हाइड्रोजन तो हो ही, उसके अलावे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। कैपिटल एक्स लिखने का मतलब क्या है? कोई भी हेलोजन एटम। और हेलोजन बोलने का मतलब क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कैपिटल एस लिख दिया गया, इसका मतलब क्या है कि कोई भी हेलोजन एटम भी प्रेजेंट हो सकता है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एटसेट्रा। क्लियर? इसका मीनिंग, हाइड्रोकार्बन का मीनिंग था कि कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट मींस कार्बन हाइड्रोजन के अलावे भी कोई एटम प्रेजेंट हो सकता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन या सल्फर, या और भी कुछ एटम हो सकता है वहां पर, बट मेनली यही सब प्रेजेंट रहेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर। इसको भी नीचे इसी टाइप से दिखा लो, इसका मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखना इस केस में कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज हो चुके हैं, और एवरी ईयर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं। इवन किसी भी मेडिसिन पे देखोगे, किसी भी मेडिसिन का जो पैकेट है या कोई भी सिरप तुम्हारा, तो उस पे मेडिसिन पे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम मेंशन होता है। तो स्पेशली जो मेडिसिन है, दैट मीन मैं मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल फील्ड में तो केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज है, जेई में भी यूज है, बट मेडिकल फील्ड में तो हर एक कोई भी छोटा से छोटा मेडिसिन है तुम्हारा, उस पे कोई ना कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें मेंशन रहता है। लेकिन नॉर्मल में बात करूं, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, जो भी जितना भी तुम्हारा है, उसमें वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां पर। चलो ठीक है, कॉपी कर चुके हो यहाँ तक, आगे बढ़ते हम लोग इसमें फिर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कॉपी करना है तुम लोगों को कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, there are large number of organic compounds, large number of organic compounds synthesized, इस टाइप के लोग इसको यहाँ पे, there are large number of organic compounds available and large number of organic compounds are synthesized every year. Large number of organic compounds synthesized every year. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोग बोलते भी हैं कार्बन का केमिस्ट्री, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा ही होगा, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिंपल वर्ड में बोल दिया जाता है कि कार्बन का केमिस्ट्री। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर अवेलेबल हैं, दैट मीन्स कार्बन का एक कंपाउंड बोल सकते हैं वहां पे है, उसके पीछे रीजन क्या होगा वहां पे है, क्यों इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं और सिंथेसाइज हो रहे हैं? तो कुछ रीजन बता सकते हो? कोई एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है कार्बन का। कैटेनेशन। बिल्कुल सही है, पॉइंट बस नोट कर लेना यहाँ पे कि कार्बन में जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रॉपर्टी के कारण इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हो पाते हैं। So the most important region, the most important region for large number of organic compounds, or large number of organic compounds
the most important reason for large number of organic compounds are is the property of catenation. Is the property of catenation. अब नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें यहाँ पे कि कैटेनेशन क्या होता है। हम लोग आगे कैटेनेशन को डिफाइन करें। यहाँ पे कैटेनेशन क्या रहेगा। Anyone can define catenation? पढ़े हो पहले इसे कुछ कैटेनेशन? तो ठीक है, इसका मैं डिफिनेशन लिख दूंगा, बाकी समझते भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है क्या है कार्बन का और क्यों शो करता है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन। बाकी एटम्स भी शो करता है बट कार्बन सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर पाता है। तो कैटेनेशन को लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकेज भी या सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी या कैटेनेशन प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, the property of atoms of an element the property of atoms of an element to link with the property of atoms of an element to link with another, to link with one another and forming chains of identical atoms। ये तुम्हारा 10th के लिए इंपॉर्टेंट है catenation and forming chains of identical atoms is called catenation। The property of atoms of an element to link with one another and forming chains of identical atoms is called catenation। ये तो वो समझ गए कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या यहाँ पे या सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसमें कि एक एटम्स कुछ डॉट हो ये तो आगे की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी अगर कोई एटम शो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैटेनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो ही क्यों करता है कार्बन। तो नेक्स्ट डालोगे इसमें यहाँ पे कि द कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ड्यू टू द कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन catenation property of carbon is due to the कुछ पॉइंट्स वाइज उसको नोट करना है। इसको कॉपी भी करो, यहाँ तक देखते हैं हम लोग आगे नोट करेंगे। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, 10th बोर्ड में आ सकता है इस टाइप से कि कैटेनेशन क्या होता है और क्यों शो करता है। The property of atoms of an element to link with one another and forming chains of identical atoms, that means कार्बन कार्बन बॉन्ड बन पाता है इसलिए वहां पे एटम्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। tetravalency of carbon atom such that it forms bond with
कार्बन एंड अदर एटम। ये फर्स्ट रीजन है इसका कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। अब एक पॉइंट आ जाता है सर, टेट्रावैलेंसी क्या होता है? तो तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करो टेट्रावैलेंसी को कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एनीवन बताओ इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 4 2 4 इस पैटर्न पे पढ़े हो गए, या अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे सबसे सर पढ़ाए होंगे, एक पैटर्न और होता है इसका, उस पैटर्न पे क्या रहेगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 1s2 2p2। 2p2 सही है। तो इसमें जो टेट्रावैलेंसी होता है यहाँ पे, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और ये सेकंड ऑर्बिट में, तो तुम्हारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कितना आ रहा है आपको? यहाँ पर देखें, ये सेकंड ऑर्बिट का एस सब ऑर्बिट या सेकंड सेल का एस सब सेल बोल रहा, और ये पी सब सेल, बट 2 आ रहा, दैट मीन्स ये सेकंड सेल आ रहा है। तो सेकंड सेल में यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा बताए होंगे वहां पे। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 आ रहा है दैट मीन्स ये 4 बॉन्ड बना पाता है। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो कि सेकंड ऑर्बिट है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे। तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना पा रहा है खुद कार्बन के साथ, इट फॉर्म्स बॉन्ड विथ कार्बन एंड अदर एटम, दूसरे एटम के साथ भी बॉन्ड बना पाता है। दैट मीन्स ये खुद तो कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाएगा ही, लॉन्ग चेन बना पाता है कार्बन एटम्स के साथ। तो सिंपल सा रीजन याद रखना कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम सच दैट इट फॉर्म्स बॉन्ड विथ कार्बन एंड अदर एटम्स। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका फर्स्ट रीजन है, तो कॉपी करो। सेकंड थर्ड 2-3 पॉइंट्स और है इसमें कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करने के चलते ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर पाता है, यहाँ पे सेल्फ लिंकेज हो पाता है। मैं कई बार रिपीट भी करता हूँ, इसमें जो भी सेंटेंस लिखता हूँ उसको ध्यान से सुनोगे भी तो फिर कॉपी कर पाओगे, कहीं पे राइटिंग समझ में नहीं आ रहा। कॉपी कर लिया हो था गया सब सर। लोग? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। सेकंड पॉइंट इसी में, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोलने का मीनिंग क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है, बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना पाएगा। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को एक कंबाइंड रूप से क्या बोला जा रहा है? मल्टीपल बॉन्ड। क्यों बना पाता है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो कार्बन का जो साइज होता है काफी स्मॉल होता है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज it can form multiple bond due to its small size. Third point, high bond energy of, हाँ बताओ। सर वो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज मल्टीपल बॉन्ड बनाता है कार्बन, वो नहीं समझ में। इसमें देखना है कि अगर तुम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल, हाँ सर। तो ठीक है, बस उसी का रीजन यहाँ पे आता है कि अगर देखोगे इसमें यहाँ पे, अगर हम लोग एक ग्रुप की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, जब किसी पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे किसी ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो साइज क्या होता है इसमें? increase इंक्रीज।
सही है बिल्कुल। तो ये साइज क्या होगा, इंक्रीज करते हैं एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन का जो साइज होता है वो क्या होता है, इसमें स्मॉल साइज का होता है। और जब स्मॉल साइज का कार्बन का जो साइज है स्मॉल है, तो फिर अपने खुद के कार्बन के साथ वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है वहां पे। तो जो भी तुम्हारा इसमें कार्बन का हो या सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। जबकि जो हैवियर एलिमेंट्स होता है, दैट में जो साइज में लार्ज होता है, तो वो जनरली मल्टीपल बॉन्ड, दैट मीन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता यहाँ पे। और इसका भी रीजन हम आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो स्मॉल साइज का है वो मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है। उसका भी ओवरलैपिंग रहता है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, वो आगे का पार्ट है। तो बस ध्यान इतना रखना है कि जो भी स्मॉल साइज का एलिमेंट्स होगा, चाहे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो वहां पे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जबकि लार्जर साइज होता है वहां पे है तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, वो सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करता है। तो एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स कार्बन का साइज स्मॉल है, देख मीन यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है यहाँ पर। दैट मीन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जबकि इसी ग्रुप का सिलिकॉन आ जाए तुम्हारा, जर्मेनियम आ जाए, एसएन आ जाए, पीबी आ जाए, ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता यहाँ पे। तो इस ग्रुप में तुम्हारा सिर्फ कार्बन ही मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाता है। तो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग इसमें। थर्ड पॉइंट है इसमें हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। सीसी बॉन्ड्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसको क्या रीड करोगे, हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड सच दैट it forms strong bond such that it forms strong bond in long chain and cyclic compounds। अब इस पॉइंट का भी मीनिंग समझते हैं यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है बॉन्ड एनर्जी। अब मान लो कि बॉन्ड एनर्जी जो टर्म है, कहीं भी कोई कंपाउंडर लाइक इथेन, CH, इस टाइप का कोई कंपाउंड आ रहा है, इस टाइप लिखो इसको, CH3 इथेन हो। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड आ रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब क्या है, इसको जब ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक करने में काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे। तो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, उसी को क्या हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है यहाँ पे है कि बॉन्ड एनर्जी टर्म का मीनिंग क्या है कि कार्बन कार्बन जिस भी दो एटम के बीच में बॉन्ड हो, यहाँ पे हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं, किसी भी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड आ रहा है और उस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को क्या बोलना है, बॉन्ड एनर्जी। लिख भी सकते हो शॉर्ट में इसको, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो काफी ज्यादा होता है, हाई बॉन्ड एनर्जी, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और जब हाई बॉन्ड एनर्जी होता है यहाँ पे है कि इजिली ब्रेक नहीं होता है, सच दैट इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। और साइक्लिक कंपाउंड में भी ये एग्जिस्ट कर पाता है यहाँ पे। हाँ समीरा बताओ, कुछ पूछ रहे हो। सर इसका कोई रीजन है क्या? रीजन यहाँ पे नहीं है, रीजन यहाँ पे मैंने बताया कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है यहाँ पे है, इसका जो बॉन्ड एनर्जी देखा गया एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी, अब यहाँ तो हम लोग ब्रेक करके देखेंगे ना, यहाँ पे है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है यहाँ पे, इसको जब ब्रेक किया गया तो एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो काफी हाई होता है यहाँ पे। दैट मीन्स ये लॉन्ग चेन में भी एग्जिस्ट कर पाता है। आगे हम लोग देखेंगे कई सारे कंपाउंड, इसमें जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, स्टार्टिंग में 4, 5, 6, 10, मतलब 100 कार्बन भी हो सकता है, 100 से ज्यादा कार्बन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकता है। तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट करता है।
और ये साइक्लिक कंपाउंड में भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। उसका इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि लॉन्ग चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स में क्यों एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो काफी हाई होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो। दैट मीन्स ये लॉन्ग चेन में भी एग्जिस्ट कर पाता है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट रीजन है कि कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करने का। इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, it can form multiple bond due to its small size and high bond energy of carbon carbon bond. क्लियर है यहाँ पे? ये तो कुछ हम लोग बेसिक चीजें देख रहे थे कि कार्बन जो आ रहा था वहां पे कार्बन इट्स कंपाउंड, तो कंपाउंड्स का इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन क्यों करता है? तो ड्यू टू इट्स कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी सो ही क्यों करता है? उसका ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन। फर्स्ट, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। सेकंड, स्मॉल साइज के कारण ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है एंड हाई बॉन्ड एनर्जी। ये तुम्हारा एक बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से बनता है कैटेनेशन से। नेक्स्ट है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर डालोगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Structural representation of organic compounds. Structural representation of organic compounds, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक पार्ट है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट है इसमें टोटल 3 वे होता है। बाकी लैंग्वेज में लिखना चाहो इसमें तो कुछ लिख, देयर आर 3 ways to represent organic compounds. Ways to represent organic compounds. First one, condensed form. अलग अलग फॉर्म होता है इसका यहाँ पे। कंडेंस फॉर्म। सेकेंड वन, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। और इसी को बोला जाता है एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म। और थर्ड वन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इस फॉर्म में स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना आसान होता है, तो बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म। बॉन्ड लाइन फॉर्म। फर्स्ट वन कंडेंस फॉर्म, सेकेंड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म, और थर्ड वन बॉन्ड लाइन फॉर्म। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, इसको कॉपी करो यहाँ पे। हम लोग पहले स्टार्ट करें कंडेंस फॉर्म से। तो बाकी तुम लोगों का प्रैक्टिस हो चुका होगा 1.5 आवर का लेक्चर अटेंड करने का, क्योंकि जितना भी YCCP के सर लेक्चर लेते हैं वो तो 1.5 आवर का ही लेक्चर होता है तुम्हारा। बट ठीक है, सेशन इंटरेक्टिव अगर हो, 1.5 आवर का भी लेक्चर होता है तो उसमें ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे बोर हो रहा है। जो भी क्वेश्चन आता है वो पूछना है वहाँ पे। दैट में इंटरेक्शन क्लास में रखोगे तो फिर आगे जाकर के भी बहुत बेनिफिट होता है उससे।
कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? यस सर। चलो Yes, ठीक है sir. फिर, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। फर्स्ट हेडिंग डालोगे इसमें कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म, और ये तो जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन काफी बेसिक सा ही है, तो ये चीजें तो पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसमें एक दो पॉइंट्स उसको पहले लिखोगे कि इन दिस फॉर्म some or all the bonds, some or all the bonds, some or all the bonds are removed। इसका देखोगे नेम ही क्लियर नेम है कि कंडेंस, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंडेंस करके कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। इन दिस फॉर्म सम और ऑल द बॉन्ड्स आर रिमूव्ड। देखेंगे एग्जांपल, सेकंड पॉइंट, न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड। न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड। न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट is used to indicate number of identical atoms, to indicate number of identical atoms or groups। ये दो पॉइंट है, इसमें एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या, न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स। अब यहाँ पे कोई भी अगर स्ट्रक्चर एग्जांपल लिया जाए यहाँ पे, लाइक CH3, CH2, CH3, यहाँ पे अगर इस टाइप में कोई कंपाउंड अगर लिखा जा रहा हो, CH3, CH2, CH3, अब यहाँ पे देखना है कि इसका मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे, कि CH3, CH2, CH3 जो आ रहा है यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो टोटल 8 हाइड्रोजन, बट यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसको शो नहीं किया गया है। एक्चुअल में ये क्या होगा यहाँ पे है, क्योंकि हम लोग सेकेंड फॉर्म में पढ़ते भी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में, इसी कंपाउंड को अगर ऐसे दिखाया जाए, यहाँ पे है C, यहाँ पे CH3 लिख दिया गया है, दैट मीन इस सिंगल कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम भी कनेक्टेड होगा, C, H, 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 C। अब यहाँ पे CH2 आ गया है, ये क्या CH2 का मतलब क्या है, ये जो हाइड्रोजन होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, कार्बन से, CH, H, C, H, H और ये H। ये जो स्ट्रक्चर आ गया तुम्हारा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड केस, वो क्या रहता है, तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है वहां पे। और ये क्या आ रहा है तुम्हारा इसमें, ये कंडेंस फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे। तो कंडेंस का बोलने का मतलब क्या था, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको रिमूव कर दिया गया वहां पे। पॉइंट क्या था कि सम और ऑल द बॉन्ड्स आर रिमूव्ड। कुछ बॉन्ड्स को भी रिमूव कर सकते हैं या सारे बॉन्ड्स को भी रिमूव कर सकते हैं। तो देखेंगे एग्जांपल यहाँ पे, ये तुम्हारा कंडेंस फॉर्म में है CH3, CH2, CH3, और ये तुम्हारा एक्सटेंडेड फॉर्म या कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे आ रहा तुम्हारा कुछ इस टाइप का आ रहा हो, CH3 4 और यहाँ पे C आ रहा हो। इसका मीनिंग समझना यहाँ पे क्या, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ध्यान ये रहे इसमें कि कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना पाएगा। टेट्रावैलेंसी होता है तो हमेशा कोई भी कार्बन एटम है तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे देखना कि अगर इस टाइप से कुछ लिखा रहे कि CH3 4 और एक कार्बन यहाँ पे लिख दिया गया है, इसमें किसी भी बॉन्ड्स को शो नहीं किया गया है, ऑल द बॉन्ड्स आर रिमूव्ड। यहाँ पे क्या होगा इसका मीनिंग
ये जो एक कार्बन अलग से दिखाया गया कि इसी एक कार्बन से ये 4 CH3 ग्रुप कनेक्टेड है तुम्हारा, CH3 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 और ये क्या है तुम्हारा CH। तो ये भी कंडेंस फॉर्म में है और ये जो स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ ये भी तुम्हारा कंडेंस फॉर्म में ही आ रहा है। इसी को कुछ ओपन करके लिखा गया यहाँ पे, इसमें किसी भी बॉन्ड्स को शो नहीं किया गया है। इसमें यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स आ रहा है उसको शो किया गया है। ये भी कंडेंस फॉर्म में तुम्हारा, ये भी कंडेंस फॉर्म में। इसको अगर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड वाले में, तो और भी क्लियर हो जाएगा वहां पे। नहीं, इसमें ली जाएगा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर अलग होता है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH3, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो CrO3 वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये भी तुम्हारा क्या है, ये दोनों कंडेंस फॉर्म में ही है, बट इसमें हर एक बॉन्ड्स को रिमूव कर दिया गया, इसमें कुछ बॉन्ड्स को शो किया गया है। अब इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म कैसा होगा हम लोग सेकंड वाले में देखेंगे। ये तुम्हारा कंडेंस फॉर्म का एग्जांपल, और इसमें ये दोनों कंडेंस फॉर्म में ही है। अब यहाँ पे जो एक वर्ड आ रहा था तो न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूट इज यूज, इसका क्या मीनिंग है? इसमें जो 3 हाइड्रोजन एटम सिमिलर टाइप का है टू इंडिकेट नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, तो हाइड्रोजन एटम्स अगर 3 टाइम्स आ रहा है, इसको 3 टाइम्स ना दिखा करके इसको CH3 लिख दिया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो 3 2 और ये 3 आ रहा है, उसी को क्या बोले हम लोग वहां पे न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूट। देखिए नीचे सेकंड एग्जांपल में भी CH3 4, तो CH3 लिखने का मतलब क्या है कि एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, और यहाँ पे CH3 होल 4 लिखा गया यहाँ। दैट मीन्स एक सिंगल कार्बन से 4 CH3 ग्रुप कनेक्टेड होगा यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे कंडेंस फॉर्म का ही, CH3 twice CH CH2 CH3, ये भी अभी कंडेंस फॉर्म में है। अब इसका मीनिंग समझना है, इसको थोड़ा और ओपन करके लिखा जाए जो कि क्लियरली समझ पाए कि वो कंपाउंड्स कौन सा एक्चुअली वहां। यहाँ पे देखना है कि CH, ध्यान दोगे यहाँ का जो कार्बन है अभी, एक ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा और एक ये इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है, ये CH CH3 और ये CH3 CH2 CH3, तो CH3 ट्वाइस कार्बन के एडिजेंट में लिखने का क्या मीनिंग है कि इसी कार्बन से दो CH3 ग्रुप कनेक्टेड होगा तुम्हारा यहाँ पे CH3 CH3। बट अभी भी ये कंडेंस फॉर्म में ही है क्योंकि सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया जा रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी यहाँ से मिसिंग है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे जो कि और क्लियर हो जाए। यहाँ पे CH3 4 टाइम्स CH3, इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे? इसमें टोटल कार्बन कितना होगा यहाँ पे काउंट करके बताओ इस कंपाउंड को। लास्ट वाले एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 10। 9 नहीं, ध्यान दोगे यहाँ पे CH2 4 टाइम्स आ रहा है, 6 बिल्कुल सही है। वो क्या रहेगा वहां पे 6। यहाँ पे मीनिंग इसका ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है कि CH2 ब्रैकेट होल 4 यहाँ पे, तो CH2 यूनिट 4 टाइम्स आ रहा है। इसको मैं थोड़ा और ओपन करके लिखूं यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3, तो ये जो CH2 आ रहा है वो 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, और दोनों एंड पे क्या है CH3 CH3। तो ये भी कंडेंस फॉर्म में, ये भी कंडेंस फॉर्म में। तो जो भी रिपीटेड ग्रुप्स या एटम्स आ रहा है उसके लिए हम पूरा डिटेल ना लिख करके, जैसे कि CH2 4 टाइम्स आ रहा है एक साथ,
उसको CH2 स्मॉल ब्रैकेट में 4 लिख दे रहा है यहाँ पे, इससे कि कंडेंस फॉर्म में हम लोग लिख पा रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड। क्लियर है? चारों एग्जांपल क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, फिर कहीं भी कुछ डाउट आता है तो क्लियर क्लियर पूछोगे वहां पे। देखते हैं जब इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म पढ़ लेंगे, इसका और भी मीनिंग क्लियरली समझ में आ पाएगा, कंपेयर कर पाएंगे दोनों। यहाँ पे न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूट का मीनिंग यही है कि जितने भी एटम्स आइडेंटिकल हो या ग्रुप्स आइडेंटिकल आ रहा हो, उसके लिए वो न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज कर लेता है। और एक सेकंड पॉइंट और, बाकी जो लोग नोट करो इसको, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। देखिए आज हम लोग जो लेक्चर पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। और मान लो किन्हीं का यही लेक्चर फर्स्ट लेक्चर ही मिस हो गया, फिर उनको फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा ही नहीं वहां पर। तो सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दूसरे से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लेक्चर मिस ना हो, और किसी मजने का लेक्चर मिस हो जाता है, इसका रिकॉर्डिंग भी होता है, वो देख करके जितना जल्दी हो कवर करना उसका। बट ये रिकॉर्डिंग बस उन्हीं के लिए अवेलेबल रहेगा जिनका कि लेक्चर किसी कारण से मिस होता है। ये तो तुम लोगों का जो सर पढ़ाते होंगे कुछ सर, उनका रिकॉर्डिंग में नहीं होता, बट रिकॉर्डिंग इसलिए होता है कि यहाँ पे कुछ बच्चों का ऑनलाइन लेक्चर है, इसी कारण से मिस हो जाता है, तो फिर कवर कर सकते वहां पर। और जो लोग प्रॉपर लेक्चर अटेंड करते हैं तो उनको फिर रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉपर यहीं पे नोट्स बनाना है। कर लिए, कॉपी कर लिया था सब लोग? यहाँ पे ये यस जो सर। दोनों, चलो ठीक है, ये दोनों फॉर्म क्या आ रहा है, अभी भी कंडेंस फॉर्म है, बस इसको कुछ ओपन करके यहाँ पे लिखा गया है। देखते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म पढ़ लेते हैं तो और भी कंपेयर इजीली कर पाओगे। तो सेकंड है इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। और बाकी तुम लोग जो अभी ये जेई और नीट का जो पढ़ रहे हो, ये सिलेबस यहाँ पे है, क्योंकि बाकी बच्चे 10th का एग्जाम देते हैं, रिजल्ट, कई सारे बच्चे रिजल्ट का वेट भी करते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। इस विनर बैच का जो मतलब मोटिव है यहाँ पे कि अर्ली स्टार्ट का मतलब 10th में ही वो कुछ स्टार्ट हो जाए, इसको अभी से ध्यान से करना है यहाँ पे। और इसका जो भी बुकलेट होगा जेई या नीट का, मिलने तो हम लोग जेई के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसे स्वप्न सर कराए होंगे जेई का बुकलेट, हम लोग भी मिलने जेई का बुकलेट करेंगे यहाँ पे इसका। बट पहले थ्योरी क्लियर अगर होगा तो कोई भी बुकलेट हो, नीट का हो जेई का हो, हर एक बुकलेट तुम कर सकते हो फिर उससे कुछ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लोग सेकंड फॉर्म है इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म, नेम से ही क्लियर है वहां पे। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। इसमें बस 2 पॉइंट्स है इसमें। इन दिस फॉर्म in this form all the bonds and atoms are shown. No numerical subscript is used. No numerical subscript is used.
इन दिस फॉर्म ऑल द बॉन्ड्स एंड एटम्स आर शोन, और सारे बॉन्ड्स एंड एटम्स को शो कर दिया गया यहाँ पे, फिर न्यूमेरिकल सब यूज करने की जरूरत नहीं होता है वहां पे। आता हूँ इस पेज पे कि पीछे का कुछ एग्जांपल हो। एक एग्जांपल मैंने पीछे लिया हुआ था CH4, ये CH3 होल 4 और एक यहाँ पे कार्बन, ये अभी पे कंप्लीट कंडेंस फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे। इसको कुछ ओपन करके लिखें जो कि समझ में आ पाए इसका मीनिंग क्या है। ये क्या तुम्हारा एक ही कार्बन से 4 CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, CH3 CH3, बट अभी भी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू यूज हो रहा है, C आ रहा है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को शो नहीं किया गया है। तो जब इसी को कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में ड्रॉ किया जाएगा तो कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, CH3 H H और H, इधर भी CH3 है, H H CH H और H, सेट में जितने भी बॉन्ड्स हो सकते हैं कार्बन और अदर एटम के बीच में, उसको शो करना होता है इस पे, इस फॉर्म में। यही क्या रहा है तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म, इसमें किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज नहीं किया गया है। कंपेयर कर पा रहे हैं दोनों में कि कंडेंस फॉर्म और कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या डिफरेंस है। Yes. चलो ठीक है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होता है कंडेंस फॉर्म में, जो कि उसको कंडेंस करके लिखा जाता है, उसी को कंप्लीटली ओपन करके लिख दिया गया है तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। पीछे का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, देखिए कि ये एग्जांपल आ रहा है, इसको लिखा जाए यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में, तो कैसे लिखा होगा यहाँ पे CH3 ट्वाइस CH CH2 CH2। अब ये कंडेंस फॉर्म में, इसी को कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में ओपन कर लिखना है यहाँ पे। ये क्या लिखा होगा C, फिर इसका मीनिंग समझना है कि CH3 ट्वाइस का मीनिंग क्या है, इसी कार्बन से ये दोनों CH3 ग्रुप कनेक्टेड होगा, तो CH CH3 CH3 CH2 CH3, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा। अभी भी एक कंडेंस फॉर्म में, अब इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिखोगे, CH H H CH CH H, दैट में जितने भी बॉन्ड्स हो सकता है। जैसे नीचे क्या था CH3, इस CH3 का मीनिंग क्या था, इसी कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा थ्रू सिंगल बॉन्ड, CH H CH H CH और H CH3। ये क्या रहा था CH3, यहाँ पे इसी कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम को कनेक्टेड दिखा देना था। इन दिस फॉर्म ऑल द बॉन्ड्स एंड एटम्स आर शोन, ये तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म है। तो कोई भी एग्जांपल हो इस टाइप से, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो। एक और एग्जांपल था यहाँ पे पीछे, देखिए यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल जो हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्म में लिखे हुए, CH3 CH2 होल 4 CH3, इसी का अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म लिखना हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये CH2 4 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, इस चेन में यहाँ पे। ये क्या होगा CH H CH3 C H H, CH2 4 टाइम्स आ रहा है, CH2 H CH H। तो जितना भी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, इसी में भी कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं फॉर्म कर रहा है, H H। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म, ये कंडेंस फॉर्म में आ रहा है तुम्हारा, और ये इसी का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म। कोई डाउट हो इस दोनों फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो पूछ सकते हो यहाँ पे, बट सिंपल सा है, इसमें कुछ भी रखना नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं हो रहा है, एंड ऑल द बॉन्ड्स एंड एटम्स आर शोन
देन वो क्या रहता है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो, वो यहाँ तक ही रखते हैं। फिर थर्ड फॉर्म है बॉन्ड लाइन फॉर्म, जो कि मैंने पीछे बताया हुआ भी है, वो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है बॉन्ड लाइन फॉर्म। इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्म को। और भी तुम लोगों को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई भी जनरल सा क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो अभी। कुछ भी जो मन में आ रहा हो तो मैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड, केमिस्ट्री या कुछ और भी। सर तो हाँ बताओ। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज कितना रहता है नीट एंड जे दोनों में? चलो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, तो मैं इसका वेटेज क्या रहता है। तो जो केमिस्ट्री का, जेई और नीट दोनों की बात कर रहा हूँ, तो जो केमिस्ट्री का तुम्हारा रहता है, इसमें 3 पार्ट में है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तीनों का इक्वल वेटेज रहता है जेई एंड नीट दोनों में। मान लो कि 45 क्वेश्चन नीट की मैं अगर बात करूं, तो 45 क्वेश्चन इस बार भी था, जो सॉल्व करना था 45 क्वेश्चन, उसमें से 18 क्वेश्चन इस बार ऑर्गेनिक से थे। बट एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल तुम्हें जो मान के चलना है वो क्या रहता है, इक्वल वेटेज रहता है। ऑर्गेनिक के बाद थोड़ा कम था, फिजिकल से था 15 या 16। तुम्हें जो मानना है कि तीनों पार्ट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, 15 15 15, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है। और जेई में भी सेम, जेई मेन से एडवांस की बात करूं, वहां पे दोनों पार्ट में, मेन से एडवांस में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं तीनों पार्ट से, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। और कोई डाउट पूछ रहे हो सर? केटेनेशन, तो केटेनेशन का देखो, मैं एक बार सारा कुछ लास्ट में इसलिए पूछता हूँ कि कोई डाउट है, क्योंकि सारा कुछ बोर्ड पे होता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा दोबारा। देखिए केटेनेशन की बात करें हम लोग, तो केटेनेशन बस एक प्रॉपर्टीज होता है किसी भी एटम्स का, जो कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जिससे कि एक एटम अपने ही एटम्स के साथ वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विथ वन अनदर, एक दूसरे से लिंक हो सके, एंड फॉर्मिंग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, आइडेंटिकल एटम्स का चेन बन सके वहां पे। तो जो भी एटम ये प्रॉपर्टी शो करता है, उसी इसी प्रॉपर्टी को नेम दे दिया गया केटेनेशन। तो केटेनेशन प्रॉपर्टी दैट मीन सिंपली किसी भी एटम्स का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि आपस में वो कनेक्टेड हो सके अपने ही दूसरे एटम्स के साथ। और इसका रीजन याद रखना यहाँ पे कि कार्बन ये प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, उसका 3 रीजन था। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स, जिसके चलते एक कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है और किसी दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। सेकंड पॉइंट है मल्टीपल बॉन्ड, दैट मीन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि इसका जो साइज है वो काफी स्मॉल होता है। तुम लोग प्रिवेंट टेबल पढ़ चुके हो, तब कंपेयर कर पा रहे होगे। और कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो काफी हाई होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कार्बन कार्बन बॉन्ड को बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, तभी ये बॉन्ड ब्रेक होता है। और जब इतना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनता है, तो ये लॉन्ग चेन में भी एग्जिस्ट कर पाता है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता है। इसलिए ये लॉन्ग चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड में भी एग्जिस्ट कर पाता है कार्बन, जबकि अदर कंपाउंड्स लॉन्ग चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। क्लियर है यहाँ पे आपसे दे, इस टाइप का याद रखना है तुम्हें। चलो ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग यहाँ तक के लेक्चर रखते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। और अभी कुछ होमवर्क वगैरह नहीं है, बस लास्ट जब लेक्चर अटेंड करना हो, जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर से 10 to 15 मिनट्स पहले
एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना, जिससे कि जब लोग नेक्स्ट क्लास में थ्योरी आगे पढ़ें तो चीज़ों को रिलेट कर सको पिछले लेक्चर से। और ये काम हर एक सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो पिछले लेक्चर का कम से कम जो 10 मिनट्स टाइम है उसको रिवाइज कर लेना, जिससे कि फिर जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो तो उसको रिलेट कर सको चीज़ों को। तो ठीक है, फिर मैं सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ आज का। ओके, बाय।